बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और आज हम बात करेंगे एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशंस की। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में एम्पियर्स लॉ पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने में हेल्प आउट करता है, बिल्कुल इसी तरह हम एम्पियर्स लॉ को यूज करके मुख्तलिफ किस्म की करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल गॉस लॉ की तरह ही ये एक जनरल रूल है और इसमें भी हम बिल्कुल उसी तरह एक लूप कंसीडर करते हैं। गॉस लॉ में हमने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया होता था और फिर हम ये देखते कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर से जितना फ्लक्स बाहर जाता था हम उसकी कैलकुलेशन करते और उसी को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते। ये भी बिल्कुल तकरीबन उसी तरह ही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें यह है कि वहां पर गॉसियन सरफेस था, यहाँ पर हम एम्पिरियन लूप की बात करते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाती है, इम्पोर्टेंट है और यही एक एप्लीकेशन आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी मौजूद है एम्पियर्स लॉ की। तो इसको हम एम्पियर्स लॉ को यूज करते हुए फाइंड करते हैं कि किस तरह किसी सॉलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको फाइंड किया जाता है। सॉलिनॉइड इज अ स्प्रिंग लाइक कॉइल ऑफ लेंथ many times its diameter। ये एक स्प्रिंग टाइप कॉइल होती है, स्प्रिंग सी होती है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं बहुत सारे। उसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि जो उसकी लेंथ है, सॉलिनॉइड की लेंथ, यहां से फॉर एग्जांपल यहां तक सॉलिनॉइड की जो लेंथ है, ये लेंथ उसके डायमीटर से काफी बड़ी होती है। यानी एक इंडिविजुअल अगर मैं ले लूं इसमें से एक कॉइल, इस नंबर ऑफ कॉइल्स हैं इसमें, तो इसमें से अगर मैं एक कॉइल ले लूं तो उसका जो डायमीटर है वो उस लेंथ के मुकाबले में काफी छोटा है। सो d इज वेरी वेरी स्मॉल देन द लेंथ ऑफ दैट सॉलिनॉइड। ठीक है, तो इस तरह की स्प्रिंग लाइक सिस्टम को हम सॉलिनॉइड कहते हैं और जब भी इस तरह के सिस्टम में इस सॉलिनॉइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, जहां पर मैंने रेड से उसको शो किया हुआ है। ये सॉलिनॉइड में करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज दिस, द सेम वे इस तरह हमने उस दिन राइट हैंड रूल पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। तो उसमें हमने ये बात की थी कि जब भी आप किसी वायर के अंदर से करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के मुतालिक मैंने कहा था कि हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे कि उस वायर को इस तरह हाथ में ग्रिप करके अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में कर लेंगे और जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। लेकिन सॉलिनॉइड में किस्सा इसके अपोजिट होता है। सॉलिनॉइड में करंट जो है इस तरह सर्कुलर पाथ पे जा रहा होता है अलोंग द कॉइल और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होती है, स्ट्रेट होती है। जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सॉलिनॉइड के एक साइड से निकलेगी और दूसरे में जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डाइपोल। मैग्नेट्स में ये होगा कि हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। नो मैटर हाउ स्मॉल यू डिवाइड अ मैटर इन, तो उसके हमेशा अगर वो मैटर मैग्नेटिक है तो उसके हमेशा दो पोल्स होंगे। हमारे पास जितने भी मैग्नेट्स हैं अभी तक ऐसा कोई मैग्नेट हमें नहीं मिला कि जिसमें सिर्फ एक ही पोल हो और यही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मुख्तलिफ करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होता है कि एक पॉइंट चार्ज है, अगर वो इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज है प्लस है तो उससे आउटवर्ड फील्ड निकलेगी और अगर वो माइनस है तो उसकी इनवर्ड फील्ड जाएगी। लेकिन मोनोपोल होता है, एक ही पोल होता है।
लेकिन चूंकि मैग्नेट्स हमेशा नॉर्थ और साउथ दोनों उसमें मौजूद होते हैं तो उसमें कोई मोनोपोल नहीं होता। तो यही इस सोलेनोइड के साथ भी होता है। सोलेनोइड के अंदर से जब करंट पास होती है तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। बार मैग्नेट आप जानते हैं उसका एक नॉर्थ साइड होता है और एक साउथ होता है। अगर आप उसको देखें तो उसकी नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं और वो उसके साउथ में टर्मिनेट होती हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और वो यहाँ आकर साउथ में इंटर हो रही होती हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि सोलेनोइड भी एक मैग्नेट बन जाता है कि जब उसके अंदर से करंट पास होता है। करंट के वक्त ये होता है कि करंट की डायरेक्शन मैटर करती है। अगर तो इस तरह है करंट, मतलब ये है कि क्लॉकवाइज जा रही है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, यहाँ पर मैंने शो किया, वो इस डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर करंट इस तरह जाता है एंटी क्लॉकवाइज तो फिर ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। यानी उस सोलेनोइड के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन चेंज करने से क्या मिलता है हमें उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। अगर तो सोलेनोइड के अंदर से करंट की डायरेक्शन एक साइड पे हो तो मैग्नेट जो बनता है उसका नॉर्थ इधर होगा। अगर तो करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं तो फिर वो मैग्नेट जो इसने बनाया है उसका नॉर्थ पोल उधर हो जाएगा। ये एक और बात भी आप जहन में रखें कि सोलेनोइड के अंदर जो होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ फील्ड होती है। Outside a magnet, it is always true that magnetic field lines emerge from north pole and they terminate in south pole. But inside any solenoid, the magnetic field lines are from south pole to the north pole. So this is a solenoid, and now we are going to see what is the magnitude of magnetic field due to this solenoid. And for that I would use Ampere's law. So here another thing जो आपको याद रखनी है, that is numbers per unit length. ये number of turns जो हैं पर यूनिट लेंथ, अक्सर सोलेनोइड जो है उसके टर्न्स हमें मालूम नहीं होते, उसकी एक्चुअल लेंथ में हमें इंटरेस्ट नहीं होता। हमारा इंटरेस्ट ये इस चीज़ में होता है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। जिस तरह की इसको आप यूँ कह सकते हैं कि लीनियर डेंसिटी ऑफ टर्न्स के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी अगर तो वो जो है क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली बाउंड है, मतलब ये है कि उसकी वाइंडिंग जो है या उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बहुत ज़्यादा है, बड़ी करीब करीब है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। और अगर वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कम है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे फ़र्क पड़ता है, और ये उधर देखते हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कि किसी करंट कैरिंग सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो ये एक सोलेनोइड मैंने बनाया है, लेकिन उसका मैंने ऐसे डाइसेक्शन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये सिलेंड्रिकल टाइप एक सोलेनोइड है और उसका मैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इसको ऐसे दो हिस्सों में काट दूं, तो ये उसका एक उस सिलेंड्रिकल या उस सोलेनोइड का हाफ एक टुकड़ा है। और यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, मैंने डॉट और क्रॉस के जरिए से करंट की डायरेक्शन शो की हुई है। करंट जो है इधर से इमर्ज हो रहा है, ठीक है, और ऊपर जो है इस पेज के अंदर इंटर हो रहा है। तो कल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था
कि जब भी आउट ऑफ द पेज कोई फील्ड होगी उसको हम डॉट से शो करेंगे, और अगर वो फील्ड इनटू द पेज है तो उसको हम क्रॉस से शो करेंगे। अब आमतौर पर तो ये वेक्टर्स के लिए यूज होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें करंट की डायरेक्शन में इंटरेस्ट इसलिए है कि हमें फिर उस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ और साउथ मुतय्यन करना है, इसलिए मैंने करंट को भी डॉट और क्रॉस से शो किया हुआ है। याद रहे ये उस सोलेनोइड का वायर है, और ये वायर का क्रॉस सेक्शन आपको नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने उस सोलेनोइड को इस तरह बिल्कुल दो टुकड़ों में काटा हुआ है, बिल्कुल अलोंग इट्स लेंथ। और ये डॉट ये शो करता है करंट जो है इधर से निकल रही है और इस जगह पे वो इंटर हो रही है। मैं करंट की डायरेक्शन को इस डॉट और क्रॉस से शो कर रहा हूं ताकि मैं उस सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का तयन कर सकूं। मैंने सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह गॉस लॉ में सबसे पहले गॉसियन सरफेस को एज्यूम करना होता है, एम्पियर्स लॉ में सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक इम्पेरियन लूप सेलेक्ट करना है। वो इम्पेरियन लूप इस तरह हो जैसे इस केस में मैंने बनाया है रेक्टेंगल है, उसकी शेप आप कोई भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन की सिमेट्री के ऊपर। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसके लिए ये ज़्यादा मुनासिब है कि एक रेक्टेंगुलर इम्पेरियन लूप लिया जाए, तो मैंने रेक्टेंगल लिया है। और ये जो रेक्टेंगल है दैट इज ए बी सी और डी, इट्स एन इमेजिनरी पाथ, ये कोई फिजिकल पाथ नहीं है, बिल्कुल एक इमेजिनरी पाथ है। और इसकी 4 साइड्स आपको नजर आ रही हैं, इसको मैं डेल्टा L1 कहता हूँ, इस साइड को जो है मैं डेल्टा L2 कहता हूँ, और इस साइड को मैं डेल्टा L3 कहता हूँ, और एक इसमें डेल्टा L4 हो जाएगा, तो ये इसको डेल्टा L4 कह देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था कि एम्पियर्स लॉ में जो है उन सारे स्मॉल स्मॉल बी डॉट डेल एल्स का सम होता है, और फिर वो सम किस चीज की इक्वल होता है, म्यू नॉट आई। एम्पियर्स लॉ में एक तो आप लोगों ने इसका ये फॉर्म लिखा था, बी डॉट डेल्टा एल एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ये था। और दूसरा एक ये इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, आपने उधर देखा था कि म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ऑल लेंथ्स। और अगर वो कोई सर्कुलर पाथ है तो वो छोटे छोटे पेचेस जो है वो मिलकर एक सर्कल बनाते हैं, तो डेल्टा एल जो है अगर आपको याद हो इसको हमने 2 पाई आर भी लिखा था, ठीक है। तो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, बट हेयर इन दिस केस समेशन ऑफ डेल्टा एल जो है इज नॉट 2 पाई आर। एंड यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, हमने जनरल एम्पियर लॉ लिख लिया, फिर चूंकि ये एक समेशन है और इसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बन सकते हैं, इस केस में चूंकि लेंथ के मैंने 4 इससे बनाए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी डॉट समेशन ऑफ डेल्टा एल आई फ्रॉम 1 to 4। मैंने यहाँ पर समेशन सबस्क्रिप्ट लिखा था, आई या समेशन इंडेक्स इसको कहते हैं, वो 1 से 4 तक है क्योंकि मैंने 4 लेंथ इसकी बनाई हुई। तो बी डॉट समेशन डेल्टा एल आई 1 से लेकर 4 तक, दैट इज म्यू नॉट आई। इस समेशन की जगह, समेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब ये है ये क्वांटिटी 4 दफा ऐड होगी, ऊपर 4 लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा, इस लेंथ को जितने भी इसके पार्ट्स हैं उन सबको ऐड करना है, यहां पर 4 हैं, तो एक डेल्टा L1 है ये पार्ट, दूसरा डेल्टा L2 है ये पार्ट, फिर डेल्टा L3 और फिर डेल्टा L4।
बी मैंने उन सब में से एक बाहर लिखा है। वजह यह है कि इनसाइड द सॉलिनाइड फील्ड जो है दैट इज यूनिफॉर्म। इनसाइड द सॉलिनाइड फील्ड यूनिफॉर्म है। आउटसाइड द सॉलिनाइड यहां पर फिर हम बात कर लेंगे कि आउटसाइड जो है उसको हम 0 मान लेते हैं या बहुत ज्यादा वीक होती है। तो ये है कि जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जाहिर है ये भी वेक्टर है और स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट या लेंथ जो है दैट इज आल्सो एज्यूम टू बी वेक्टर। सो बी डॉट डेल्टा L1 फिर बी डॉट डेल्टा L2 फिर इस तरह बी डॉट डेल्टा L3 एंड बी डॉट डेल्टा L4 डॉट प्रोडक्ट्स हैं और डॉट प्रोडक्ट cos थीटा से रिप्रेजेंट होता है। तो अगर लेंथ 1 के साथ इसका प्रोडक्ट लिया जाए तो ये cos थीटा 1 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस डायरेक्शन में जा रही हैं और लेंथ ये है, ठीक है, लेंथ की ये डायरेक्शन है, तो दोनों आपस में पैरेलल हैं, उनमें एंगल जो है दैट इज 0। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो हिस्सा है बी डेल्टा L1 इसका जो काज है वो 0 डिग्री है, प्लस दूसरे पार्ट में थीटा 2 की मैं बात कर रहा हूं। थीटा 2 किन दो चीजों के दरमियान है, डेल्टा L2 और बी के दरमियान। बी ये है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये बी की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड है इसकी, और डेल्टा L2 ऊपर है, तो इन दोनों में 90 का एंगल है। इसलिए यहां पर मैं लिखूंगा बी डेल्टा L2 cos ऑफ 90 डिग्री। एंड देन फॉर L3 इफ यू सी डेल्टा L3 is outside the solenoid and we assume there is no field outside the solenoid, and that is why in this case B is 0, so everything in this term gets 0. And then for this length once again we see that angle is 90 degree, so B delta L4 cos of 90 degree, that is mu naught I. And now if we simplify it, cos 0 is 1, cos 90 is 0, it is also 0, and this cos 90 is 0. So all we are left with is only this term, because cos 0 is 1. So we only have B delta L1 that is equal to mu naught I. And what is delta L1? Delta L1 is the length of solenoid. That is because मैंने इस पूरी solenoid की length इसमें include की है, and if delta L1 is assumed to be the length of solenoid, what we have? We call this length as L, length of solenoid. So I write this equation as BL, if L is length of solenoid, I write BL equals mu naught I, and then we need B, so we take L to the other side and we get B is equal to mu naught I divided by L. There are n number of turns in a solenoid, तो हम ये लिख सकते हैं कि for n number of turns it becomes B is equal to n times mu naught I divided by L, और ये n by L जो है इसको अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि स्मॉल n से B रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड वी गेट स्मॉल n टाइम्स mu naught I
Now, this is the magnetic field due to a solenoid. This small n shows the number of turns per unit length. जितना अब आप देख सकते हैं पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उतना सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रांग होगा, और अगर करंट उसके अंदर ज्यादा है तब भी फील्ड स्ट्रांग होगा। म्यू नॉट जो है वो फ्री स्पेस के लिए है। अगर आप उसके अंदर सॉफ्ट आयरन रखते हैं, कोई भी अदर मटेरियल रखते हैं, तो वो चेंज होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। नाउ वी मूव टू द एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशंस कहाँ पे होती है? डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड्स को बहुत जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आपकी टेक्स्ट बुक से लिखी हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक्स होते हैं, डोरबेल रिंगर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रिंसिपल पे। क्रेन्स ऐसी होती हैं कि जिस तरह आप लोगों ने क्रेन देखे होंगे, लेकिन वो जो हम यूज़ करते हैं आमतौर पर वो मैकेनिकल होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये होता है कि जहाँ से वो लोड को उठाते हैं वो पॉइंट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो जो उसका ऑपरेटर होता है वो उसके अंदर फील्ड जनरेट कर लेता है और ये इसको मैग्नेट बना लेता है, और फिर इसके ज़रिए से कंटेनर वगैरह जो शिप यार्ड में लोडिंग अनलोडिंग करते वक्त उसको उठाते हैं, या गार्बेज होता है इसमें मेटल पीसीज होते हैं, या और मैग्नेटिक मटेरियल्स को उठाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत इफ़िशिएंट होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मज़े की बात यह है कि जैसे ही उसके अंदर से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हम बंद कर देते हैं, जब जैसे ही उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट ख़त्म की जाती है, तो वो मैग्नेट नहीं रहता और वो उस ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर देता है जिसको उसने पकड़ा होता है। फिर इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक्स होते हैं, ये भी उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इंतहाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक्स बनाए जाते हैं। ऐसे डोर्स होते हैं जिसके खुलने का और कोई रास्ता नहीं होता, अंदर ही अंदर उसमें सर्किट्स होते हैं और उसके अंदर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट की जाती है बाई, चूँकि इस तरीके से हमने बात की थी कि किसी भी सॉलिनॉइड के अंदर उसमें सॉलिनॉइड वगैरह की तरह का सिस्टम होता है। सॉलिनॉइड के अंदर हमने कहा था कि एन म्यू नॉट आई ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो जितना उसमें ज़्यादा करंट होगा उतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इसके ज़रिए से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक्स बनाते हैं। फिर जो पुराने फैशन ओल्ड फैशन जो डोर बेल्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड होते हैं, और इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स होते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में अक्सर इस तरह ट्रेन्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। उनका वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है कि उसके जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है और इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए से, और उसके ज़रिए से उसको प्रोपेल किया जाता है। तो these are few applications of magnetic fields. You can search for it. अगर आप के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आप सर्च कर लें, बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके सामने आ जाएंगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज की टॉपिक की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगती है उसके मुतालिक। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।